वीकली टाइम फ्रेम सबसे पहले 1680 सपोर्ट रिटेस्ट हो चुका है। उसके बाद 1785 रेजिस्टेंस लास्ट वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेक्स भी हुआ है और वीकली कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुई है। इस वीकली टाइम फ्रेम पे अगला रेजिस्टेंस अब 1877 है। अगर कंप्लीट रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो 1960 टू 1877 ये कंप्लीट रेजिस्टेंस जोन है। इसके बाद प्राइस साइडवे करेक्शन भी कर सकता है और बैकवर्ड ट्रेसमेंट भी कर सकता है, लेकिन अगर लोअर टाइम फ्रेम पे हाई बनाता है तो अगला टारगेट ये रेजिस्टेंस जोन ही है और हो सकता है अगले 3 या 4 हफ्तों में गोल्ड प्राइस अगले रेजिस्टेंस जोन को रिटेस्ट करे। पिछले हफ्ते CPI नंबर एक्सपेक्टेशन नंबर से भी कम आए, जो कंफर्म करते हैं कि डिफ्लेशन USA में स्टार्ट हो चुकी है और फेड जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे मार्च से, जब ये टॉप बना था 2070 के पास। रेट हाइक इतने लंबे समय से चल रहा है, लेकिन CPI को ड्रॉप होने में काफ़ी महीने लगे और ये फर्स्ट कंफर्मेशन है। और अगली FOMC मीटिंग से पहले एक बार फिर CPI नंबर आएगा। अगर वो फिर से ड्रॉप्स होते हैं तो गोल्ड का एक बुलिश ट्रेंड कंफर्म हो सकता है। लेकिन अगर पास्ट हिस्ट्री की बात करें तो लास्ट 2 टाइम जब इन्फ्लेशन पीक हुई थी, इन्फ्लेशन का ट्रेंड रिवर्स हुआ था, गोल्ड प्राइस भी रिवर्स हुए थे, वो बेयर मार्केट स्टार्ट किया था। इसलिए ये 1877 रेजिस्टेंस जोन एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इस रिटेस्ट के बाद रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस फिर से एक नया लो बना सकता है ईजिली, इतने सारे करेक्शन के बाद, क्योंकि अभी भी मार्केट स्पेकुलेशन यही है, ये रिसेशन है या स्टैगफ्लेशन। अगर रिसेशन है तो एक सिंपल रेट हाइक साइकिल में इन्फ्लेशन 2% चली जाएगी, लेकिन अगर स्टैगफ्लेशन है फेड इंटरेस्ट रेट को पॉज करेंगे, फिर घटाएंगे, इन्फ्लेशन फिर से आएगी, पहले से ज़्यादा आएगी और उस कंडीशन में इंटरेस्ट रेट पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। अगर ऐसा होता है तो फर्स्ट ट्रेंड में आप लोगों ने देखा ही है गोल्ड कितना नीचे आया था। अगर ऐसा हुआ तो गोल्ड और भी ज़्यादा नीचे जाएगा, क्योंकि ये सारे सेलर जिन लोगों ने गोल्ड सेल किया है वो अभी रिट्रेसमेंट के लिए और स्टैगफ्लेशन के क्लियर कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे, क्योंकि रिसेशन कंफर्म टू नेगेटिव GDP क्वार्टर से जो डेफिनेशन इन लोगों ने बदल दी है और लोअर CPI नंबर से कंफर्म होती है। लेकिन स्टैगफ्लेशन के लिए अभी हमें और डेटा चाहिए। सो वीकली टाइम फ्रेम पे ये सारा ट्रेंड इस बात पर डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन रिसेशन से कंप्लीट हो जाएगी या स्टैगफ्लेशन के साथ। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं, फॉर एग्जांपल डेली टाइम फ्रेम, तो प्राइस अभी भी 1785 लेवल के पास में एक साइडवे करेक्शन कर रहा है और इसके बाद अगला लेवल हमारा 1805 था, जो पिछले हफ्ते CPI के समय रिटेस्ट हुआ। अगर ये 1807 लेवल ब्रेक्स होता है तो इस डेली टाइम फ्रेम पे भी अगला टारगेट हमारा ये रेजिस्टेंस जोन है और जिसका पहला रेजिस्टेंस है 1877। लेकिन इस प्राइस एक्शन को देखते हुए डेली टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस डायरेक्ट 1877 तक जाता भी है तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग न्यूज चाहिए और ऐसा करेक्शन के बिना नहीं कर सकता। अगर गोल्ड प्राइस बिना करेक्शन किए गया तो और भी ज़्यादा शार्प करेक्शन के साथ नीचे गिरेगा, तो यहाँ से प्राइस के बैकवर्ड रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर हम H4 टाइम फ्रेम की बात करें तो इस टाइम फ्रेम पे अभी भी 1805 लेवल क्लियर ब्रेक नहीं हुआ है, तो इस H4 टाइम फ्रेम पे इस लेवल के बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका 1857 है। अगर प्राइस फिर से एक नया हाई बनाता है तो अगला टारगेट 1857 है, लेकिन इसके लिए
आपको क्लियर ब्रेकआउट का इंतज़ार करना होगा। उसके बाद आप रिटेस्ट पर एंट्री ले सकते हैं और उस एंट्री पे आपका टारगेट 1857 होगा। सेल एंट्री के लिए, क्योंकि प्राइस इस समय एक रेजिस्टेंस जोन पे है, आप एक सेल एंट्री ले सकते हैं और आपका मिनिमम टारगेट 1857 होगा। लेकिन आपका एसएल इस रेजिस्टेंस लेवल पर डिपेंड करता है। ये सीपीआई के समय का हाई 1807 आपका रेजिस्टेंस लेवल है और एसएल है सेलर ट्रेडर के लिए। अगर आप सेल करते हैं तो 1807 से आगे आपको लॉस के साथ एग्ज़िट करना होगा, लेकिन आपका टारगेट 1755 है। लेकिन अगर चीज़ें बदल जाती हैं, फेड हर चीज़ को इग्नोर करते हुए इंटरेस्ट रेट को और भी एग्रेसिव स्पीड से बढ़ाते हैं। वो ऐसा इसलिए, अगर ये चीज़ों को जितना लेट करेंगे स्टैगफ्लेशन में उतना ही समय लगेगा और इन्फ्लेशन को कम समय में ख़त्म करना है तो इनको एक डीप रिसेशन चाहिए ताकि 1 या 2 साइकिल में ही सारी चीज़ें हो जाएं। उस कंडीशन में फेड एग्रेसिव रेट हाइक गोल्ड के लिए एक्सट्रीमली बेरिश होगा। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आप 1755 लेवल के ब्रेकआउट का इंतज़ार करेंगे और रिटेस्ट पर एंट्री ले सकते हैं। और इन बिटवीन 1785 और 1755 के बीच में एक करेक्टिव चार्ट पैटर्न बनाता है, तो उस चार्ट पैटर्न पे आप एक सेल एंट्री ले सकते हैं। चार्ट पैटर्न करेक्शन से आपको एक सिक्योर सेल एंट्री मिलती है। अगर हम H1 टाइम फ्रेम की बात करें तो आप देख सकते हैं प्राइस 1875 जो हमारा एक डेली और वीकली रेजिस्टेंस है, पहले इसको ब्रेकआउट किया, फिर 3 बार इस लेवल को एज ए सपोर्ट रिटेस्ट किया, अब एक नया हाई बनाने वाला है। अगर ऐसा होता है तो ये 1785 बायर का ऐसे लेवल है और सेलर 1877 जो हमारा वीकली और डेली रेजिस्टेंस है उसका वेट करें और इस लेवल के बीच में एक चार्ट पैटर्न करेक्शन का इंतज़ार करें ताकि आप फिर से एक बाय एंट्री ले सकें। अगर हम इलेट वेव थ्योरी की बात करें तो हमारी फर्स्ट इम्पल्सिव वेव, उसके बाद सेकंड करेक्टिव वेव, ये वेव 3, देन फोर्थ करेक्टिव वेव, उसके बाद वेव 5। अगर वेव 4 के बाद वेव 5 का अगर हम ध्यान से देखें तो वेव 5 का स्ट्रक्चर एक एंडिंग डायगोनल चार्ट पैटर्न जैसा है जिसमें 5 इम्पल्सिव वेव होती हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं और अपर और लोअर ट्रेंड लाइन को 3 बार रिटेस्ट करती हैं। अगर ये 135 इम्पल्सिव वेव हैं और 5 वेव में एक वैलिड एंडिंग डायगोनल चार्ट पैटर्न है तो ये हाई अपर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगा। उसके बाद अगर लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो आप ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट पर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगेन आपका टारगेट 1755 ही होगा। और ये वैलिड चार्ट पैटर्न है कि नहीं ये कंफर्मेशन आपको इस वीक के पहले 2 दिन में मिल जाएगा, क्योंकि ये एक H1 टाइम फ्रेम पे बनने वाला चार्ट पैटर्न है, यहाँ आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर हम अल्टरनेट वेव काउंट की बात करें उस कंडीशन में ये हमारी A, फिर B करेक्टिव वेव, उसके बाद वेव C, उसके बाद वेव X करेक्शन, देन उसके बाद फिर से एक ABC करेक्शन वेव पैटर्न स्टार्ट होता है। क्योंकि इस H1 टाइम फ्रेम पे कोई भी रेजिस्टेंस विजिबल नहीं है, लेकिन अगर आप डेली टाइम फ्रेम को पिछले 2 साल से फॉलो कर रहे हैं तो सब लोग जानते हैं 1830 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। जब भी प्राइस इस लेवल के पास आता है तो ये लेवल एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। अगर ये ABC करेक्टिव वेव पैटर्न है जिसे हम WXY बोलते हैं,
तो अगला रेजिस्टेंस 1830 हो सकता है, लेकिन ये उस समय के प्राइस एक्शन और वेव स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। और एंडिंग डायगोनल चार्ट पैटर्न के लिए आपको ज़्यादा समय तक वेट करना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले प्राइस को अपर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करना होगा, उसके बाद लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करना होगा। अगर ऐसा होता है तो एक एंडिंग डायगोनल चार्ट पैटर्न कंफर्म हो जाता है, और एंडिंग डायगोनल चार्ट पैटर्न के बाद एक इंस्टेंट ट्रेंड रिवर्सल आता है, शार्प करेक्शन। अगर इस हफ्ते न्यूज़ की बात करें तो आपके FOMC मिनट है, उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जैक्सन होल मीटिंग। उस मीटिंग में फेड क्या कहते हैं ये गोल्ड के अगले ट्रेंड को डिसाइड करेगा। और नेक्स्ट FOMC से पहले हमारे पास CPI और NFP नंबर्स हैं। अगर हम इस एंडिंग डायगोनल चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये H4 टाइम फ्रेम पे भी क्लियर विजिबल है। अगर ये चार्ट पैटर्न कंप्लीट होने पर ट्रेंड रिवर्सल करता है तो आप ब्रेकआउट के बाद लोअर ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट पर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन बाइंग एंट्री यहाँ पर रिस्की है। बाय एंट्री के लिए आप क्लियर ब्रेकआउट का इंतज़ार करें और रिटेस्ट पर ही एंट्री लें। अगर जैक्सन होल मीटिंग के समय फेड क्लियर सिग्नल देते हैं कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे या बढ़ाने के बाद पॉज रखेंगे, घटाएंगे नहीं, तो ये सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट के लिए बेरिश हैं, और ऐसी कंडीशन में पैनिक मोड में स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है। अगर मार्केट क्रैश होता है तो मार्जिन कॉल की समय सारी चीज़ें एक साथ नीचे जाएंगी, और क्रैश जब तक नहीं रुकेगा जब तक कि ऑफिशियली QE स्टार्ट नहीं हो जाती।